Good morning to all. Maybe all are safe and happy. Myself Chetna Gaur and welcome you all in this video of chapter first from Rachna Prasoon. First of all, I want to tell you about the examination pattern. There are two exams from Hindi subject. First is the Rachna Prasoon and second of the Pallav. So let us start your chapter. Look at the screen. This is our first chapter, भाषा और व्याकरण. See there are 4 pictures on the screen. फर्स्ट पिक्चर में एक अध्यापिका बच्चों को पढ़ा रही है. सेकंड पिक्चर में 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं. थर्ड पिक्चर में एक बच्चा पौधों को देख रहा है, फूलों को निहार रहा है. फोर्थ पिक्चर में 2 बच्चे आपस में बातें कर रहे हैं. इसी प्रकार आप भी अपने घर में माता पिता से, भाई बहनों से, सभी से अपनी बातों को साझा करते होंगे, एक दूसरे को बताते होंगे, उनकी बातें सुनते होंगे. ये सब क्या कहलाता है? अपनी बातों का, अपनी भावों का एक दूसरे से आदान प्रदान. हम सभी बोलकर, लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और दूसरों की बात सुनकर समझते हैं. ध्यान से देखिए, बच्चा अपने आसपास के वातावरण और परिवार के सदस्यों की बातें सुनकर ही बोलना सीखता है. उसके सामने जिन वस्तुओं को दिखाकर उनके नाम बताए जाते हैं, वह उन वस्तुओं के चित्र नाम सहित अपने दिमाग में संजो लेता है और उन्हें जल्दी ही याद भी कर लेता है. चित्रों से भाषा सीखने में आसानी होती है. धीरे धीरे बच्चा शब्दों को पढ़ना और लिखना सीखता है. हम सभी बोलकर या लिखकर अपने भाव और विचार दूसरों तक पहुंचाते हैं और सुनकर या पढ़कर दूसरों के भाव समझते हैं. नाउ व्हाट इट इज? दिस इज आवर लैंग्वेज, मीन्स भाषा. अर्थात भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है. क्या है भाषा? भाषा हमारे विचारों के आदान प्रदान का क्या मीनिंग हुआ? किसी की बात को सुनना और समझना और अपनी बात किसी को सुनाना और समझाना. ओके, भाषा विचारों के आदान प्रदान का एक माध्यम है. अब भाषा को हमने जाना, अब जानेंगे भाषा के कितने रूप होते हैं. भाषा के 2 रूप होते हैं. कितने रूप होते हैं? 2 रूप होते हैं. फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा. कौन कौन सी? फर्स्ट मौखिक भाषा, सेकंड लिखित भाषा. दोबारा दोहराइए, कौन कौन सी भाषाएं होती हैं? मौखिक भाषा, लिखित भाषा. जो आप सुन रहे हैं और मैं यहाँ बोल रही हूँ, यह मौखिक भाषा है. और जो आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यह लिखित भाषा है. बोलकर अपनी बात कहना तथा सुनकर दूसरे की बात समझना भाषा का मौखिक रूप है. इसे बच्चा परिवार से ही सीखता है. पढ़ना और लिखना भाषा का लिखित रूप है. इसमें लिखकर अपनी बात दूसरों तक पहुंचाई जाती है और दूसरा उसे पढ़कर समझता है. इसे सीखने के लिए बच्चा विद्यालय जाता है. अब हम जानेंगे भारतीय भाषाओं के बारे में. हम भाषा प्रयोग करते हैं. इसी प्रकार संसार में रहने वाले सभी लोग, सभी राज्यों के लोग, सभी देशों के लोग कोई ना कोई भाषा प्रयोग करते हैं. संसार में बहुत सारी भाषाएं बोली जाती हैं, पढ़ी जाती हैं और लिखी जाती हैं. सभी देशों की अपनी अपनी भाषाएं होती हैं. जिस प्रकार आपकी राजभाषा हिंदी है, इसी प्रकार सभी की अपनी अपनी भाषा होती है. भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 के अनुसार भारत की राजभाषा हिंदी है. इस भाषा को 14 सितंबर सन 1949 को राजभाषा के रूप में स्वीकार किया गया था. भारतीय संविधान में पहले 18 भाषाओं को मान्यता दी गई थी, परंतु अब उसमें 4 बोलियां और जोड़कर उन्हें भी भाषा का रूप दे दिया गया है. ध्यान से देखिए, बोडो,
डोंगरी, मैथिली, कोंकणी। अब इन 4 भाषाओं को मिलाकर भारत के संविधान के अनुसार 22 भाषाओं को राजभाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है, या कहेंगे कि इनको भारतीय भाषाओं के रूप में मान्यता प्रदान कर दी गई है। वह 4 कौन कौन सी हैं? ध्यान से देखिए, कौन कौन सी 4 हैं वो? बोडो, डोंगरी, मैथिली, कोंकणी। और अब भारत के अनुसार भारत के संविधान में कितनी भाषाएं हैं? 22। ओके, अब हम इन सभी भाषाओं को पढ़ेंगे। वो कौन कौन सी भाषाएं हैं? मेरे साथ दोहराएं और बार बार बोलें और इन्हें नोट कर याद भी करें। हिंदी, असमिया, कन्नड़, कश्मीरी, मलयालम, उर्दू, सिंधी, उड़िया, मराठी, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बांग्ला, गुजराती, नेपाली, मणिपुरी, बोडो, कोंकणी, संथाली, मैथिली, डोंगरी। कितनी भाषाएं हैं? 22। आपने सभी के नाम अभी पढ़े? ओके, अभी तक हमने क्या जाना? भाषा किसे कहते हैं, भाषा के कितने रूप हैं, हमारे भारत देश में कितनी भाषाओं को मान्यता प्राप्त है। ओके, अब किसी भी भाषा को लिखित रूप देने के लिए कुछ चिन्हों को प्रयोग किया जाता है, अर्थात जो हम बोल रहे हैं उसे हमें संग्रहित करके रखना है या अपने पास संजो के रखना है और लिखित रूप में रखना है। तो उसके लिए हम क्या प्रयोग करेंगे? उसके लिए हम लिपि का प्रयोग करते हैं। लिपि का शाब्दिक अर्थ है लीपना। भाषा के संबंध में इसका अर्थ है विचारों को लीपना अर्थात लिखना। मुख से निकलने वाली ध्वनियों को लिखने के लिए जो ध्वनि चिन्ह निर्धारित होते हैं उन्हें लिपि कहते हैं, अर्थात भाषा लिखने के ढंग को हम लिपि कहते हैं। प्रत्येक भाषा की अपनी अलग लिपि होती है। नीचे कुछ प्रमुख भाषाएं दी गई हैं, उन्हें ध्यान से देखिए, मेरे साथ दोहराइए और याद कीजिए। ओके, ध्यान से देखिए, लुक एट द स्क्रीन। हिंदी देवनागरी, अंग्रेजी रोमन, संस्कृत देवनागरी, गुजराती देवनागरी, पंजाबी गुरुमुखी, उर्दू फारसी, मराठी देवनागरी। भाषा की तरह ही अलग अलग क्षेत्रों में बोले जाने वाली भाषा को हम बोली के रूप में प्रयोग करते हैं, अर्थात उसे बोली कहा जाता है। यह भी जानने योग्य बिंदु है। भाषा हम सभी प्रयोग करते हैं, पर छोटे छोटे क्षेत्रों में जो भाषा का थोड़ा रूप परिवर्तित हो जाता है उसे हम बोली कहते हैं। बोली क्षेत्रीय भाषा होती है। बोली का अपना एक सीमित क्षेत्र होता है। केवल उस क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोग उसे बोल और समझ सकते हैं, जबकि भाषा विस्तृत क्षेत्र में बोली जाती है। भारतवर्ष में लगभग 1652 बोलियां बोली जाती हैं। कितनी बोली जाती हैं? 1652 लैंग्वेज। अब देखिए, हम चित्रों को नीचे देख रहे हैं। इन चित्रों में हमें क्या दिख रहा है? ध्यान से देखिए, उनके नीचे कुछ वाक्य दिए गए हैं। इन वाक्यों को पढ़िए और बताइए इनमें कौन कौन से वाक्य सही हैं, कौन से गलत हैं। यही हम जानेंगे कि भाषा का प्रयोग हमने सही किया या गलत किया। जो हम भाषा प्रयोग करते आ रहे हैं उसको प्रयोग करने के बाद हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। किसी भी भाषा का शुद्ध और अशुद्ध ज्ञान कराना व्याकरण कहलाता है। यहाँ हम जानेंगे व्याकरण क्या है।
उपयुक्त चित्रों को देखें। चित्रों के नीचे कुछ वाक्य लिखे हैं। रजनी खेल रहा है, रजनी खेल रही है। लाल पतंग कट गए, लाल पतंग कट गई। गाय दूध देता है, गाय दूध देती है। उपयुक्त वाक्यों में पहले वाक्य गलत हैं और दूसरे वाक्य सही हैं। आपस में बातचीत करते समय जब हम शब्दों का अशुद्ध प्रयोग करते हैं तो इसमें भाषा का अर्थ ही बदल जाता है। तो क्या आप यहाँ समझे? वह शास्त्र जो हमें भाषा के शुद्ध और अशुद्ध प्रयोग का बोध कराता है उसे हम व्याकरण कहते हैं। क्या कहते हैं? व्याकरण कहते हैं। भाषा के शुद्ध ज्ञान के लिए व्याकरण का जानना अति आवश्यक है। व्याकरण शब्द भी जोड़ आ जोड़ करण शब्द से बना है, जिसका अर्थ है शब्दों के शुद्ध रूपों का विवेचन करना। अतः हम यह कह सकते हैं कि व्याकरण ही एक ऐसा शास्त्र है जो कि हमें भाषा के शुद्ध बोलने, पढ़ने और लिखने संबंधी नियमों की जानकारी देता है। व्याकरण वह शास्त्र है जिससे किसी भी भाषा के स्वरूप संबंधी नियमों का बोध होता है। व्याकरण के कितने अंग होते हैं, अभी साथ साथ हम इन्हें भी जानेंगे। व्याकरण के कितने अंग होते हैं? व्याकरण के 3 अंग होते हैं और 3 भागों में से बांट दिया गया है। वर्णों, शब्दों और वाक्यों पर जो विचार किया जाता है वही व्याकरण के भाग कहलाते हैं। इन्हें हम वर्ण विचार, शब्द विचार और वाक्य विचार नाम से जानते हैं। रिपीट कीजिए एक बार। वर्ण विचार, शब्द विचार, वाक्य विचार। अब हम जानेंगे इस पाठ में हमने याद रखने योग्य कौन कौन से बिंदुओं को देखा है। स्मरण रखने योग्य हमारे कौन कौन से बिंदु हैं। फर्स्ट, भाषा के द्वारा हम अपने मन के भावों या विचारों को दूसरों के सामने प्रकट करते हैं। भाषा का प्रयोग हम बोलकर या लिखकर करते हैं। थर्ड, भाषा के 2 रूप होते हैं, मौखिक और लिखित। फोर्थ, भाषा को जिस विधि से लिखते हैं उसे लिपि कहते हैं। हमारी हिंदी भाषा की लिपि कौन सी है? हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है। फिफ्थ, किसी भी भाषा के शुद्ध प्रयोग का ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। क्या कराता है? व्याकरण कराता है। ध्यान से देखिए, भाषा का शुद्ध ज्ञान हमें व्याकरण कराता है। Okay, thank you. The exercise of this chapter will be in next video. Have a nice day.